नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड जो भी नियम कानून बन रहे हैं उनके बारे में आपने सुना ही होगा। दो चीजें यहाँ पे न्यूज में है। एक तो जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन पॉलिसी है वो न्यूज में है, जिसका नाम है द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 2030। इसमें क्या एम सेटअप किए गए हैं इसको हम देखेंगे। उसके साथ साथ एक और बिल यहाँ पे रिलीज किया गया है। द स्टेट लॉ कमीशन, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लॉ कमीशन है उसने एक बिल रिलीज किया है। इस बिल का नाम आपके लिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ये एक प्रपोज्ड ड्राफ्ट बिल है। इसको सर्कुलेट कर दिया गया है लोगों के बीच में। 19 जुलाई तक आप इसके ऊपर मतलब अपने इनपुट्स दे सकते हैं। ओवरऑल राज्य की सरकार ने इनपुट्स मांगे हुए हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, बिल टू रिवाइटलाइज एफर्ट्स and provide for measures to control, stabilize and provide welfare to the population of the state by implementation and promotion of two-child norms and for matters connected therewith and incidental thereto। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना है कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी प्रोमulgate की गई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो 2030 तक उत्तर प्रदेश की सरकार का जो व्यू पॉइंट है पॉपुलेशन को लेके उसको दर्शाती है। ये जो पॉपुलेशन बिल आया है, ये बिल तो देखिए चेंज हो सकता है। नाम क्या है इसका, तो नाम है इसका भाई ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल। इसके ऊपर अभी बहुत से व्यू पॉइंट्स जाएंगे, हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस हो जाएं। पॉलिसी के व्यू पॉइंट्स को आप ज्यादा इस्तेमाल मतलब याद रखिएगा। और वैसे तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, जो आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके मेंस में इससे सवाल एक 100% बनना तय लग रहा है। प्लस सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जब इस पर्टिकुलर पॉलिसी का अपोजिशन हुआ तो अपोजिशन में इतने इमेच्योर किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि सुन के ही हंसी आ रही है। जब भी कोई एक सरकार नियम कानून बनाती है, और देखिए ये बात तो तय है कि पिछले 3-4 सालों में योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया है। चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के समय पे लोगों को धमकाने वाली बात हो, बहुत सारी चीजों को लेके योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो भी स्टेप्स लिए उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया है। तो अगर वो यहाँ पे कुछ अच्छा भी करते हैं तो हो सकता है उसको भी क्रिटिसाइज किया जाए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 क्या बोलती है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि अभी के लिए 2.7 है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको 2026 तक 2.1 लेके जाएंगे, जिसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट मतलब ना पॉपुलेशन बढ़ेगी ना पॉपुलेशन घटेगी, और उसको 2030 तक 1.7 लेके जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट, हालांकि रिप्लेसमेंट लेवल नहीं बोलना चाहिए, टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 1.7 पहुंच जाता है, इसका मतलब ये कि पॉपुलेशन घटने लगेगी। अगर 2.1 है आपका फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी। 2.1 से ज्यादा हो गया पॉपुलेशन बढ़ेगी, 2.1 से कम हो गया पॉपुलेशन घटेगी। सिंपल मतलब होता है इसका। तो इसका मतलब यह है कि 2030 तक हमें उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन घटानी है, ये टारगेट है योगी आदित्यनाथ जी का। उसके बाद इनका पॉपुलेशन पॉलिसी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैं इसके पॉइंट्स को ज्यादा बातचीत कर रहा हूं। मॉडर्न कॉन्ट्रसेप्टिव प्रेवलेंस रेट को 31.7% से बढ़ा के 2026 तक 45 करना है और 2030 तक 52% करना है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज्यादा यूज करें कपल्स, ताकि बच्चों का जो कहते हैं ना अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको आप अवॉइड कर सको। फिर मेल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज को 10.8% से बढ़ा के 15.1% करना है 2026 तक। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है पर 1 लाख लाइव बर्थ, जितनी माओ की मृत्यु होती है वो 197 पे, उसको घटा के 150 लेके आना 2026 तक, और 98 लेके आना 2030 तक। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ को 43 से 32 लाना है 2026 तक, और 22 लाना है 2030 तक। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट को पर 1000 लाइव बर्थ से 47 से 35 लाना है 2016 तक, और 25 लाना है 2030 तक। ये मेरे ख्याल से 2026 होगा, 2016 यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो स्पेसिफिक पॉइंट्स, केवल इतने स्पेसिफिक पॉइंट्स आप डेफिनेटली अपने नोट में उतारो जो लोग यूपी की तैयारी कर रहे हैं, और इस प्रकार के पॉइंट्स को आप यूपीएससी के भी किसी मेंस आंसर में लिख सकते हैं। देखिए, ये जो टारगेट्स हैं काफी हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ मीट होते हैं, एंड दीज थिंग्स शुड बी प्रमोटेड। तो ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो तो मैं कहूंगा कि दिस इज अ गुड पॉलिसी, क्योंकि सरकार यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेके लोगों को ये कहेगी कि भाई आप इस प्रकार से जो भी हमारा पॉपुलेशन का इंक्रीज है या डिक्रीज, इसको करने की कोशिश करो। अभी जो 1.7 टोटल फर्टिलिटी रेट करने की बात की जा रही है ना 2030 तक, इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा अलग अलग पॉलिटिशियंस के क्या आ रहे हैं। और कुछ तो इतने इमेच्योर स्टेटमेंट्स लगे हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि भाई कैसे ये लोग पॉलिटिशियंस बन गए। उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो बिल आया है, ये बिल बहुत अलग अलग प्रकार से बच्चों
को ज्यादा ना पैदा करने वाले नॉर्म्स को कपल्स को अडॉप्ट करने के लिए कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इस ड्राफ्ट बिल के हिसाब से देखिए, पॉलिसी अलग है, ड्राफ्ट बिल अलग है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन वेलफेयर बिल ये अलग है और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी वो अलग है। पॉलिसी सरकार ने अडॉप्ट कर ली है, बिल को पास कराना पड़ेगा लेजिस्लेचर से, क्योंकि बिल को आप लीगली इंप्लीमेंट करोगे। और ये बिल लाया क्यों जा रहा है? पॉपुलेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर कोई 2 से ज्यादा बच्चा पैदा कर रहा है तो ही विल बी नॉट एलिजिबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, he will not be eligible for promotion of any kind, he will not be eligible for any kind of subsidy। अगर मैं एक इन्फॉर्म्ड अपोजिशन की बात करूं, एक लॉजिकल अपोजिशन की बात करूं इस बिल के अगेंस्ट, तो मेरा सबसे पहला लॉजिकल अपोजिशन ये होगा कि जो ऑलरेडी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करके बैठे हैं उनको इस बिल से नुकसान हो सकता है। देखिए, उनका कंसर्न है जेन्युइन। अभी जब उन्होंने बच्चे पैदा किए 3, तो भाई उन्होंने जब 3 बच्चे पैदा किए तब उनको पता नहीं था कि आगे ऐसा कोई बिल आएगा। अब अगर ऐसा बिल आ गया है तो उनके ऊपर इमीडिएटली अगर इंप्लीमेंट होता है तो उनको नुकसान होगा। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरह एक डेट फिक्स की जानी चाहिए और उस डेट के बाद अगर उन्होंने बच्चा पैदा किए हैं 3 तो आप उनको बेनिफिट्स ना दो, इंसेंटिव्स ना दो। उससे पहले किए तो आप बेनिफिट्स इंसेंटिव्स दो उनको। दो देयर शुड बी अ प्रॉपर मेथोडोलॉजी। वो लोग जो ऑलरेडी 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर चुके हों वो अपने आप को सेग्रीगेटेड और डिसएडवांटेज फील ना करें, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे। प्लस और यहाँ पे क्या क्या पॉलिसीज कही जा रही हैं कि देखिए, जो लोग 2 चाइल्ड नॉर्म को मानते हैं, सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा करते हैं, उनको क्या क्या यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तो 3% इंक्रीज दिया जाएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फंड में अंडर नेशनल पेंशन। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे एंटायर सर्विस में अगर वो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकर है। फिर अगर वो स्टेट में कोई प्लॉट या हाउसिंग साइट खरीदते हैं या कोई हाउस बिल्टअप करते हैं तो उसमें उनको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। रिबेट ऑन चार्जेस फॉर यूटिलिटी सच एज वाटर इलेक्ट्रिसिटी और हाउस टैक्स में उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक हाउस को बनाने के लिए सॉफ्ट लोन भी उनको दिया जा सकता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मतलब जो 2 चाइल्ड नॉर्म को अडेयर कर रहा है उसको बहुत प्रकार के यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी नौकर है, जो केवल 1 चाइल्ड नॉर्म को प्रमोट कर रहा है तो भाई उसमें वो जो पर्टिकुलर एक बच्चा है उसको 20 साल तक फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उस पर्टिकुलर सिंगल बच्चे के एडमिशन को प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर उसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक बिल्कुल फ्री होगी। हायर स्टडीज के लिए उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी अगर वो गर्ल चाइल्ड है तो, ओके। और सिंगल चाइल्ड को गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रेफरेंस दी जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है जो कि सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है उसको कुछ और एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। प्लस ये भी बोला गया कि एक ऐसा कपल जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है और उनका एक बच्चा है और वो बच्चा एक लड़की है और वो लोग वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब वो और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो उनका एक ही बच्चा है, ठीक है, अंडर पॉवर्टी लाइन कपल है, वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो सीधे सीधे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और अगर वो एक बच्चा लड़का है तो 80,000 रुपए दिए जाएंगे। तो एक बच्चा लड़की है तो 1 लाख, एक बच्चा लड़का है तो 80,000। तो ये कुछ पॉलिसीज यहाँ पे बताई गई हैं। इन पॉलिसीज को डिटेल में आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं किस किस प्रकार के अपोजिशन आ रहे हैं। कुछ अपोजिशन तो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो कि इलॉजिकल से। इलॉजिकल अपोजिशन क्या है कि भाई अगर आप इस प्रकार से स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे तो बच्चे कम पैदा होंगे, बच्चे कम पैदा होंगे तो पॉपुलेशन कम होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होने से तो सरकार का ही फायदा है ना, लोगों का ही फायदा है ना। पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वो पॉपुलेशन ज्यादा कंजम्पशन करेगी, टैक्स ज्यादा आएगा सरकार के पास, हम ज्यादा बेनिफिट और सोशल मेजर्स के प्लान चला सकते हैं। ये तो बिल्कुल ही फ्लॉड आइडिया है। देखिए, इस पर्टिकुलर बिल को लाया इसलिए जा रहा है कि जो रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट हैं उनके ऊपर एक्सेस प्रेशर ना पड़े। अब अगर बहुत ज्यादा आबादी आती है और उस आबादी के पास खाना पीने के भी पैसे नहीं है तो वो टैक्स कहां से भरेंगे। उसके ऊपर से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लीडर है शफीकुर रहमान बार्क। इनका देखिए यहाँ पे क्या बोलना है कि कल की डेट में अगर जंग हो जाती है तो देश के पास लड़ने के लिए मैन पावर ही नहीं रहेगी। अब आप एक बार कुछ सोच के देखिए कि ये क्या जवाब दे रहे हैं कि कल की डेट में अगर जंग हो जाती है तो हमारे देश के पास लड़ने के लिए मैन पावर ही नहीं रहेगी। ये जवाब में आपको किसी भी तरीके का पोटेंशियल दिख रहा है? हमारे देश में जंग लड़ने के लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से आर्म्ड फोर्सेस का रिक्रूटमेंट होता है। इजराइल जैसी कंट्रीज भी इतनी कम आबादी होने के बावजूद एक एफिशिएंट डिफेंस फोर्स को उन्होंने मेंटेन करके रख रखा है। तो ये सिर्फ बोल देना कि भाई अगर आपको पता हो तो आपको ये मालूम होगा कि जो हमारे नौजवान यूथ हैं बहुत सारे लोग इन्फेंट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उतनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सीटें नहीं निकलती हैं।
तो अगर आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन करने की बात है तो आर्म्ड फोर्सेस मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास बहुत आबादी, हमें और की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दोज हु विल चैलेंज द लॉ ऑफ अल्लाह विल गेट फिनिश। चलिए ये तो एक रिलीजियस स्टेटमेंट देके लोगों को बरगलाने वाली बात है। नेक्स्ट यहां पे देखिए बार्क क्या बोल रहे हैं। While China was encouraging its citizens to have more children, India was doing the opposite, which might backfire in the case of a war. मतलब सोचिए, मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग सोचिए पॉलिटिशियंस की हमारी, ये कह रहे हैं कि चाइना ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, इंडिया अब कम कर रहा है, तो एक वॉर हो जाता है तो चीजें बैकफायर हो जाएंगी। वॉर क्या नंबर ऑफ सोल्जर्स से एसेस किया जाता है। मान लीजिए चलिए नंबर ऑफ सोल्जर्स को भी आप कंसीडर कर लो, तो वो नंबर ऑफ सोल्जर्स ट्रेन्ड सोल्जर्स होते हैं। ओके, वो नंबर ऑफ सोल्जर्स एक एक्यूमेन से लड़ने वाले सोल्जर्स हैं, समझ गए, दिमाग वाले लोग हैं जो वहां पे डिप्लॉय करके रखे गए, उनके जो बॉसेस हैं वो दिमाग वाले हैं। अब चाइना में उन्होंने 2 चाइल्ड नॉर्म और अब 3 चाइल्ड नॉर्म इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ आबादी बहुत बूढ़ी हो रही है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि भाई यंग बच्चे भी पैदा हों। इंडिया के अंदर हमारी आबादी ज्यादा जा रही है, हमारा इलाका भी चाइना का आप कह सकते हो कि 1/3 है। तो ऐसे केसेस में ये बोल देना कि हम ज्यादा बच्चे पैदा करें तो वॉर में लड़ने के लिए ज्यादा लोग रहेंगे, तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा इनसेंसिटिव और इलॉजिकल पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे। मतलब कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लड़ने के लिए वहां पे रहेंगे। वो मिडवल टाइप की अप्रोच नहीं हो गई कि ठीक है भाई कोई टेक्नोलॉजी है नहीं लड़ने की, न्यूक्लियर वेपन बम बंदूकें कुछ है नहीं, सबके हाथ में तलवार पकड़ दी, जाओ दौड़ो लड़ो। तो अब उस प्रकार के जमाने नहीं रह गए, शायद बार्क जी ये बात भूल गए हैं। उसके बाद एक व्यू पॉइंट जो आया है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया है। विश्व हिंदू परिषद ने इस यूपी सरकार के सेक्शन 5, 6 क्लॉज 2 एंड 7 ऑफ द बिल को हटाने के लिए कहा है। इनका ये 1 चाइल्ड नॉर्म का अपोजिशन है। अब ये जो अपोजिशन है वो मैं कहूंगा कि देश की हार्मोनी और यूनिटी के लिए अच्छा नहीं। इनका देखिए बोलना क्या है, ठीक है, इनका ये बोलना है कि ये जो 1 चाइल्ड नॉर्म लाने की बात कही गई ना, कि जो कपल्स 1 चाइल्ड के ऊपर एग्री कर जाते हैं, वो चीज गड़बड़ है। क्योंकि 1 चाइल्ड नॉर्म्स और 2 चाइल्ड नॉर्म्स अलग अलग कम्युनिटीज में अलग अलग तरीके से मतलब अडॉप्ट किए जाएंगे। तो इनका कहना यह है कि भाई जो हिंदूज हैं वो इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करके बच्चे कम पैदा करेंगे और मुस्लिम ज्यादा पैदा करेंगे। तो ये इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स होते हैं आप कह सकते हो ये स्टेटमेंट्स यूनिटी और हार्मनी के लिए सही नहीं है। ओके, कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए यहां पे विश्व हिंदू परिषद ने प्रॉपर फैक्ट्स दिए और फैक्ट्स के बेसिस पे लोग बात कर रहे हैं। बट फैक्ट्स को इस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी वाइज सेग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल इनका ये बताना है कि आसाम और केरला ये 2 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ओवरऑल पॉपुलेशन घटी है, लेकिन यहां पे एक कम्युनिटी की पॉपुलेशन घट रही है और दूसरी पॉपुलेशन की कम्युनिटी की पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करो हिंदूज की, तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या है 2.1। अभी हिंदूज का जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट 2.1 है वो नीचे चला गया, 2.1 से कम हो गया। ओवरऑल अगर आप मुस्लिम्स की बात करो तो आसाम में मुस्लिम्स का फर्टिलिटी रेट 3.16 है और केरला में 2.33 है। तो इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस प्रकार की पॉलिसीज लेके आओगे तो हिंदूज इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेंगे, मुस्लिम्स इस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो मुस्लिम आबादी बढ़ती जाएगी और हिंदू आबादी कम होती जाएगी। तो ये एक कम्युनिटी टारगेटिंग है यहाँ पे। मतलब बेसिकली ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर अच्छी स्कीम लेके आते हो तो उस अच्छी स्कीम के प्रॉपर बेनिफिट्स को सिर्फ एक कम्युनिटी लेगी और उसको समझेगी और दूसरी कम्युनिटी सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाएगी, और उसके लिए आसाम और केरला का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बट देखिए इस प्रकार के एग्जाम्पल से आप लार्जर पिक्चर को इग्नोर कर रहे हो। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल से फिर आप क्या कहना चाहते हो कि भाई अगर किसी एक कम्युनिटी, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी में आबादी बढ़ रही है, तो आप हिंदू कम्युनिटी को बोल दो कि भाई चलो ठीक है अपनी आबादी बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, अपने बच्चों को बेनिफिट्स को मत देखो। देखिए अगर इनका फिगर सही भी मान लिया जाए कि जो आसाम में मुस्लिम्स का टीएफआर 3.16 और केरला में 2.33 है, जैसे जैसे एक सोसाइटी के अंदर एक फैमिली बड़ी होती है और एक फैमिली डेवलप करती है, दूसरी फैमिली के अंदर ऑटोमेटिकली एक आप कह सकते हो इच्छा जाती है कि उसकी फैमिली भी डेवलप करे, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे आगे जाएं। तो एक सोसाइटी के अंदर मान लीजिए कोई हिंदू फैमिली ऊपर जाती है और उसके बगल में कोई मुस्लिम फैमिली है, तो अगर हिंदू फैमिली के बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं और बड़े बन रहे हैं तो मुस्लिम फैमिली के भी सोचेगी कि हमारे बच्चे भी बड़े बने। उसी प्रकार से किसी सोसाइटी में अगर मुस्लिम फैमिली के बच्चे अच्छे जा रहे हैं तो उस हिंदी फैमिली को भी लगेगा कि भाई हमारे बच्चे ऊपर जाएं। तो कुल मिला के यहाँ पे ये जो चीजें होती है ना कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल, बच्चों के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करना, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना, ये लोग खुद से अडॉप्ट करते हैं। ओके, और इस एडॉप्शन में आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो।
तो हो सकता है कि यहाँ पे केरला और आसाम में जो TFR हिंदूज का है वो 2.1 के नीचे चला गया हो, और आसाम में मुस्लिम्स का TFR 3.16 है और केरला में 2.33 है, बट ये फिर भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ रहा है, दिस इज शोइंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड। मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटीज है वो भी इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है धीरे धीरे कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करने में हम उन बच्चों को सही तरीके से नहीं पाल पा रहे हैं, लॉन्ग टर्म में उन्हीं का ही नुकसान है। बट दिस रिकॉग्निशन टेक्स टाइम, इसको समय लगता है होने में, इमीडिएटली नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की जो थॉट प्रोसेस है ना कि भाई ठीक है, एक कम्युनिटी की आबादी बढ़ रही तो आप भी अपनी कम्युनिटी की आबादी बढ़ाते चले जाओ, ये व्यू पॉइंट भी सही नहीं है। ओके, दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद नेशनल यूनिटी। और यहाँ पे जो व्यू पॉइंट इन्होंने दिया है बाहर साहब ने, ये तो बिल्कुल ही मुझे लॉजिकल लगा, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो कुछ ये व्यू पॉइंट्स मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे, मुझे लगा मुझे आपके साथ डिस्कस किए जाने चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-30 में लिखा हुआ है, इसको जरूर याद रखें, क्योंकि ड्राफ्ट बिल में अभी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। और ड्राफ्ट बिल में जो चीजें लिखी है ना कि भाई 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो ये बेनिफिट्स इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के बिल ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसी यहां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉपुलेशन पॉलिसी 2030 तक क्या टारगेट है उत्तर प्रदेश की सरकार का, वो दिखाने की कोशिश करती है। तो आई होप आपको इसमें कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा।